ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 12th में सब्जेक्ट मैथ में अपने चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, समान मैट्रिक्स, ये सब अपने हो गए। तो अब बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की हो सकती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की हो सकती है इसके लिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। और देखें इसमें भी एक पंक्ति है। इस तरीके से अगर ये चलती जा रही है आगे, लेकिन पंक्ति तो एक है, तो यहाँ भी एक पंक्ति है, तो इसको बोलोगे आप पंक्ति मैट्रिक्स। इसी तरीके से दूसरी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, मतलब स्तंभ आव्यूह। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी भी उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखें, इसमें एक एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, इसको आप स्तंभ मैट्रिक्स बोलोगे। इसमें भी एक स्तंभ है, ये यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो कि तो ये जो मैट्रिक्स है पंक्ति मैट्रिक्स भी है और साथ के साथ स्तंभ मैट्रिक्स भी है। ये वाली इसमें भी एक कॉलम है, इसलिए इसमें इसको भी आप बोलोगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो पंक्ति मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे है आपके पास शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। किसको हम बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स या फिर ऐसी आव्यूह जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव शून्य हों। ऐसे अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें आप, ये देख सकते हो आप जीरो। इसमें मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव हैं सारे शून्य होने चाहिए। यहाँ पे एक ही अवयव हैं जो भी शून्य हैं। इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी शून्य मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि एक पंक्ति है इसमें। कॉलम मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्तंभ है, और साथ के साथ शून्य मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि इसके सारे अवयव शून्य हैं। और देखते हैं जीरो 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 जीरो। आप देख सकते हो कि इसमें मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव लिखे हुए हैं सारे के सारे अगर शून्य हैं तो उसको बोलोगे आप शून्य मैट्रिक्स, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव, जितने भी अवयव लिखे हुए हैं सारे के सारे अगर जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हो आप शून्य मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, वर्ग क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसी तरीके से ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो। लंबाई चौड़ाई बराबर होने का मतलब क्या है कि इधर वाले अवयव और इधर वाले अवयव समान हो। जैसे इसमें इधर 2 हैं और इधर 3, तो ऐसा कब होगा आपके पास, जब इसको यहाँ से काट दें तो इधर देखो आप, इधर भी 2 इधर भी 2। तो ऐसा कब होगा, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो उस मैट्रिक्स को, तो वो कौन सी बन जाएगी आपकी वर्ग मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर हो। या फिर आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि m बराबर क्या हो आपके पास, n हो। ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलोगे वर्ग मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ये लिखा मैंने जीरो जीरो, इसमें आप देख सकते हो कि R1 एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। ठीक है, b इक्वल टू -1 0 7 और 9। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पंक्तियां हैं
तो 2 ही स्तंभ हैं। C इक्वल टू 901347। इसमें आप देख सकते हो कि 3 पंक्तियां हैं। ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स हो आपके पास जिसमें पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को बोलोगे आप वर्ग मैट्रिक्स। इसमें देख सकते हो आप 3 पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उस मैट्रिक्स को बोलते हो आप वर्ग मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स नेक्स्ट है आपके पास 5th नंबर पे। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ देखो विकर्ण होता क्या है आपके हाँ विकर्ण होता क्या है, जैसे कोई ये शेप है आपके पास, आयत है, तो यहाँ से इस कोने से इसके अड़ोस में और पड़ोस में इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचता है, जो शीर्ष बचता है उस शीर्ष को मिला दें, ये विकर्ण बन जाएगा। इस तरीके से इसके अड़ोस पड़ोस ये है, इसको छोड़ दिए, ये विकर्ण। ठीक है, इसको विकर्ण बोलोगे आप। जैसे इसमें बहुत सारे विकर्ण बनेंगे, इन दोनों को छोड़ दिया तो यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स में विकर्ण कब बनेगा, मैट्रिक्स में विकर्ण कैसे बनाते हैं, -1 2 3 4 5 और 9। अगर मैं इसमें विकर्ण बनाना चाहूँ तो -1 से चलें तो इधर आओगे तो आप लास्ट कोने तक नहीं पहुँच पा रहे हो, 9 तक। अगर लास्ट कोने से चलें तो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो ये विकर्ण कब पॉसिबल है आपका, जब मैट्रिक्स आपकी कौन सी हो, ये मैट्रिक्स यहीं तक हो। यहीं तक होने का क्या मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपकी वर्ग मैट्रिक्स हो। अगर वर्ग मैट्रिक्स है तो उसमें विकर्ण पॉसिबल है। ये देख सकते हो आप, ये भी विकर्ण बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अगर वर्ग मैट्रिक्स हैं तो ही आप उसके अंदर विकर्ण बना सकते हो। अब विकर्ण मैट्रिक्स आप किसको बोलोगे, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी। अब ये 100% कौन सी होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसके अंदर विकर्ण नहीं बनेगा। ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें, हाँ देखो ये जो एग्जांपल है विकर्ण मैट्रिक्स के नहीं है। विकर्ण मैट्रिक्स ये सिर्फ विकर्ण कैसे बनता है वो उसके लिए बताया था मैंने थोड़ा सा, जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। जैसे देखते हैं यहाँ पे मुख्य विकर्ण, अब मैट्रिक्स में विकर्ण दो होते हैं, एक तो ये होगा इधर वाला और एक ये होगा इधर वाला, दो विकर्ण बन सकते हैं। तो मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। और मैट्रिक्स के अंदर यही विकर्ण काम में आता है, इधर वाला विकर्ण कहीं भी आपके काम में नहीं आएगा। तो मुख्य विकर्ण को छोड़ के ये वाला मुख्य विकर्ण है, बाकी सभी अवयव, बाकी 2 जगह बच रही है, ये 0 होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो, इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, सारे 0 नहीं हो सकते। अगर सारे 0 हो गए तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी शून्य मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, जैसे 3/3 में देखें, और ये शर्त ये है कि ये मैट्रिक्स हैं, ये वर्ग मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगी। यहाँ आप देखो 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, इसमें मैं मुख्य विकर्ण बना दूं, ये मुख्य विकर्ण होगा। तो मुख्य विकर्ण के अलावा जो जगह बच रही है ये 100% आपकी 0 0 होनी चाहिए। जितनी भी जगह है सारी 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई 0 भी हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे हैं वो 0 होना जरूरी है। अगर इन दोनों को भी 0 कर दें आप तो ये आपकी शून्य मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका क्रम है 3/3, इसका क्रम है 2/2। तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हैं सारे के सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम।
हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे मैं जनरल लिख रहा हूँ, एक A11, A12, A13 ऐसे चलता रहेगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33 ऐसे इधर भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुख्य विकर्ण ये वाला होगा। ठीक है, अब मुख्य विकर्ण पे आपको क्या देखने को मिलेगा? मुख्य विकर्ण पर आपको देखने को मिलेगा कि I इक्वल टू J है। हर जगह देखो आप 1 1 है, यहाँ भी 2 2 है, यहाँ 3 3 है, तो I की वैल्यू J के इक्वल होगी। और विकर्ण के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? विकर्ण के ऊपर, विकर्ण के ऊपर यहाँ पे देखो I की वैल्यू J से कम है, I की वैल्यू भी J से कम है, तो I जो होगा वो कम होगा आपका J से। इसी तरीके से विकर्ण के नीचे, विकर्ण के जो नीचे हैं, जैसे ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे देखें I2 है तो J1 है, I3 है तो J2 है, तो I की वैल्यू हमेशा J से ज्यादा आ रही है, तो I जो होगा वो J से ज्यादा होगा, बड़ा होगा। बराबर नहीं हो सकता, बराबर कहाँ होता है? मुख्य विकर्ण पे बराबर होते हैं। I और J की वैल्यू हमेशा हमेशा दोनों मुख्य विकर्ण पे बराबर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। हाँ, 6 नंबर है आपकी अदिश, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे स्केलर। हाँ देखो, इसके लिए किसको बोलेंगे? हाँ, ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य तो होने चाहिए। मतलब ये आपकी जो अभी आपने देखा था विकर्ण मैट्रिक्स तो होनी चाहिए साथ में, तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं, सारे के सारे अवयव आपके पास समान होने चाहिए। जैसे देखते हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़ के ये अवयव मैंने 0 0 लिख दिए हैं। अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ भी -3 है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, तो ये समान होने चाहिए। बी इक्वल टू, यहाँ पे जो बाकी जो जगह बच रही है ये 0 0 होनी चाहिए आपके पास। और मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, तो यहाँ भी 7, सब जगह 7 7 होना चाहिए। ये आपके 2/2 की है, ये आपकी 3/3 की है। तो इस तरीके से ऐसी अदिश मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये वाली आपकी साथ के साथ विकर्ण भी होगी, क्योंकि विकर्ण के लिए क्या होना चाहिए? मुख्य विकर्ण को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पे शून्य है, इसलिए विकर्ण भी है और साथ के साथ ये अदिश भी हैं, साथ के साथ ये वर्ग मैट्रिक्स भी हैं। वर्ग मैट्रिक्स, आपके जो मैट्रिक्स से एक अलग टॉपिक निकला है सारणिक, तो सारणिक आपका सारा डिपेंड है वर्ग मैट्रिक्स पर, सारा उसी पे चलता है, वर्ग मैट्रिक्स के आधार पे चलता है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी 7th नंबर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 7th है आपकी इकाई, या फिर दूसरा नाम है इसका तत्समक। इसकी हाँ, आइडेंटिटी। हाँ, इसके लिए क्या कंडीशन है? ऐसी वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हों, तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अब समान भी होने चाहिए और साथ के साथ इकाई, इकाई मतलब एक होना चाहिए। इकाई मतलब एक होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये 0 0 और मुख्य विकर्ण के अवयव एक होने चाहिए। 1 0 0 मुख्य विकर्ण के अवयव एक करना है आपको। 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100001। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 हैं और बाकी जितने भी अवयव सारे 0 होने चाहिए। अब इसका क्रम है 2 by 2, तो इतना तो है कि ये वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ होंगे, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है I2 से। I2 का मतलब 2 by 2 क्रम की, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ I3, ये 3 by 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसको लिख सकते हो आप I4, क्योंकि ये 4 by 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। आपके सिलेबस में है जो 3 by 3 तक है, चाहे वो मैट्रिक्स हो या सारणी को, 4 by 4 का कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इसी तरीके से I1 की बात करें तो वो सिर्फ इतनी ही होगी। अब उसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो यहाँ कोई अवयव नहीं है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो 0 नहीं है। और मुख्य विकर्ण में एक ही अवयव है और उसका भी मान यहाँ पे 1 है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं। इकाई मैट्रिक्स हो चुकी है आपकी। हाँ, मेन जितने टाइप थे वो आपके हो चुके हैं। अब 2 3 टाइप और हैं, उनके लिए भी बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपकी आयताकार आव्यूह, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, जैसे वर्ग में तो क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, वर्ग जो वर्ग मैट्रिक्स होती है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन आयताकार में आपके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो नहीं होगी। ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो, मतलब यहाँ पे m आपका n के बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ देखें a इक्वल टू -1 और 3, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पंक्ति है लेकिन यहाँ पे 2 स्तंभ है, C1 और C2। b इक्वल टू -2 5 9 0 4 और 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो यहाँ पे 2 जो हैं 3 के बराबर नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स को बोलोगे आप आयताकार मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स या तो मैट्रिक्स वर्गाकार होती है या फिर आयताकार होती है, दोनों में से एक टाइप की जरूर होती है, चाहे वो कोई सी मैट्रिक्स हो, क्योंकि मैट्रिक्स या तो वर्ग या तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी या फिर बराबर नहीं होगी, दोनों में से एक ही काम होगा। इसलिए अब है आपके पास ऊपरी त्रिभुजाकार और एक और होती है निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, देखो किसको बोलोगे, ऐसी मैट्रिक्स, जैसे मैं सीधा एग्जांपल से बता देता हूँ, जिसमें ऊपर जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर की साइड आपके त्रिभुज बन रही हो, जैसे यहाँ पे -2 5 9, इनमें से कोई 0 हो सकता है, 3 4 7, लेकिन नीचे जो है ये 0 होनी चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो कि आप ऊपर की साइड जो त्रिभुज बन रही है, ठीक है, ऊपर त्रिभुज बन रही है, नीचे के सारे अवयव 0 हैं, इसलिए इसको बोलोगे ऊपरी त्रिभुजाकार। अगर इसी तरीके से
अगर नीचे त्रिभुज बन रहे हैं तो उसको बोलोगे निम्न त्रिभुजाकार। 3 0 0 0 4 0 1 2 -3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर नीचे त्रिभुज बन रहा है तो इस वाली जो मैट्रिक्स है इसको बोलोगे आप निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इस तरीके से आपके सारे टाइप के मैट्रिक्स हो चुकी है कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की होती है। इसके अलावा दो टाइप की और होती है आपके पास, सममित और विषम सममित। तो वो उसके आधार पर होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर डिपेंड है। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बाद सममित और विषम सममित की बात करेंगे।